Is the last third day of this 3-day workshop, and we have reached the final session of the technical subjects. So I greet everybody and welcome here for this session. From the morning, I think all those who are over here must have been there in the morning session as well. Who are some people might be new, because today we are dealing with the tertiary sector, and much has been talked about the classification and what all is are the basic concepts and how the data is collected. It is more or less the theme is the same across the tertiary sector. तो इसमें बहुत कुछ हम लोग सुबह के सेशंस में भी देख चुके हैं, कुछ रिपीटेड रहेगा, कुछ मैं जो नहीं बताया गया उसको बताने की कोशिश करूंगी. तो the plan of the presentation will be sectoral composition of UP economy, ये हम लोग सुबह भी देख चुके हैं. फिर what is the coverage under other services. सुबह एक क्वेश्चन आया भी था कि अदर सर्विसेज में क्या क्या आता है, वो अभी क्वेश्चन का हम लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाएगी. फिर मेथोडोलॉजी ऑफ एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन के लिए हमारे डेटा सोर्सेस क्या हैं. फिर डिपार्टमेंट से हमारी क्या डेटा रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी टाइमलाइन क्या है. फिर इसमें कुछ इंडिकेटर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हम लोग NSS सर्वे के थ्रू, जैसा हम लोग ने सुबह देखा था कि मोस्टली इसमें 67th राउंड एंटरप्राइजेस सर्वे की बहुत बात आई थी और 68th राउंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे की आई थी. तो उसमें हम लोग अदर सर्विसेज के लिए क्या क्या कलेक्ट करते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स लेते हैं, वो देखेंगे. और बेंचमार्क एस्टिमेट्स को मूव करने के लिए हम लोग कौन से इंडिकेटर्स लेते हैं उसका हम लोग सेंस लेंगे. तो हम लोगों को एज डिपार्टमेंट ये समझ में आएगा कि हमारे कौन से डेटा इन GSDP नंबर्स को एस्टिमेट करने के लिए लिए जाते हैं. फिर थोड़ा सा DDP पे भी हम लोग देख लेंगे कि DDP मींस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वी हैव नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, देन वी हैव स्टेट इनकम कॉन्सेप्ट एंड डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. हर लेवल के एस्टिमेट्स एंड डेटा की जरूरत होती है, वो देखेंगे. और फिर हम थोड़ा सा डेटा से ट्रेंड्स एंड स्टेटस हाउ द सर्विस सेक्टर रिप्रेजेंट्स इन नंबर, वो हम लोग देखेंगे. इसके पहले कुछ यहाँ पे फर्स्ट डे से पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स हैं. जस्ट एक समरी करते हुए हम लोग देख लेंगे कि व्हाट इज GVA. वी आर ऑल वेल अवेयर कि इट्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in monetary terms of all the produced in an economy की territory defined होएगी and without any duplicate counting. फिर इसमें एक बेस ईयर की बात होती है कि बेंचमार्क एस्टिमेट्स हम किसी बेस ईयर पे लेते हैं. तो इस समय हम लोगों का 2011-12 बेस ईयर चल रहा है. देन करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, दो तरीके से ये बनते हैं. करंट प्राइसेस में आज के प्राइस इफेक्ट का भी रिफ्लेक्शन रहता है, और कांस्टेंट प्राइसेस पे हम लोग बेस ईयर की प्राइसेस पर इसको रिफ्लेक्ट करते हैं. तो जब हम लोग इसको बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ is like assessed in both current and constant, but if we don't want to see the effect of prices, then we talk about growth in constant terms कि real terms में क्या growth हुई है. Then we have GVA का हम लोगों ने यहाँ पे पूरा concept देखा था, और first session में हम लोगों ने देखा था CFC का भी concept आया था, consumption of fixed capital. That is what we understand as wear and tear in the production process or in whatever the process is undergoing. उसमें कुछ वियर एंड टेयर भी होता रहता है, कैपिटल एसेट्स का, मशीनरी का. तो उसको हटा देते हैं तो हमें नेट वैल्यू एडेड मिल जाता है. नेट वैल्यू एडेड से हमारी पर कैपिटा डिटरमिन होती है. तो दीज आर मोटा मोटा बेस ईयर, करंट, कांस्टेंट, GVA, NVA, CFC, यही टर्म्स हैं. फिर एक और मतलब टू सेट द टोन फॉर दिस प्रेजेंटेशन कि सबका कैलेंडर हम लोग का डिफाइंड है. हम लोग 3 तरीके के एनुअल एस्टिमेट्स बनाते हैं. जैसे एक अभी हम लोग का 22-23 चल रहा है, तो 22-23 का जब ईयर खत्म भी नहीं हुआ था, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही हमारे पास सब डेटा आता है. लेकिन इवन बिफोर द ईयर हैज क्लोज्ड हम लोग एडवांस एस्टिमेट्स हमारे आ जाते हैं.
तो 22-23 के एडवांस एस्टिमेट्स हम लोगों के फरवरी में रिलीज हो गए हैं। देन उसके बाद जो हम लोग एस्टिमेट्स बनाते हैं उसको CSO से कंपेरेबल डिस्कशंस होते हैं ताकि हम लोग डेटा इक्वालिटी पे रहें, और बहुत सा डेटा ऐसा होता है कि जो ऑल इंडिया लेवल से हम लोगों को अपॉर्शन होकर मिलता है, और मोस्टली वो टर्शरी सेक्टर में जैसे अपॉर्शनिंग की बात हो रही थी वो भी डेटा हमें मिल जाता है। तो जून में हम लोग एक उसको रिवाइज कर लेते हैं एडवांस वाले एस्टिमेट को, और अक्टूबर नवंबर तक चीफ सेक्रेटरी के जियो का भी रेफरेंस आया था, सभी डिपार्टमेंट्स को वो इशूड भी है। उसके बाद हम लोग जो डेटा हम लोगों को 22-23 का मिल जाएगा, मतलब इट इज लाइक एवरी ईयर वी डू इट, मैं इसको 22-23 से आपको इलस्ट्रेट कर दे रही हूँ। तो हम लोग को सितंबर तक मेजॉरिटी डेटा मिल जाना चाहिए। 30 सितंबर इज द डिफाइंड डेट, तो हम लोगों को प्राइमरी सेक्टर का डेटा 30 सितंबर तक, जहां हम लोग बैलेंस शीट की बात कर रहे थे उसके लिए हम लोगों की टाइमलाइन है कि 15 अक्टूबर तक हम लोगों को मिल जाए। तो ये इसके बाद हम लोग के पास बहुत कुछ डेटा जो साल का आ सकता है वो आ जाता है, और हम लोग क्विक एस्टिमेट्स बनाते हैं दिसंबर में। तो इस समय हम लोगों का क्विक एस्टिमेट्स बनाने का प्रोसीजर चल रहा है। देन देयर आर लॉट ऑफ डेटा पॉइंट्स जो ईयर ऑन ईयर रिफाइन होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ द डेटा इज लाइक दैट, जैसे कुछ हमारे सर्वेज होते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हेन द ईयर क्लोजेस रादर उनकी भी बैलेंस शीट का डेटा होता है, तो बैलेंस शीट फाइनल होती है, उसके बाद 1 साल तक हम लोग सर्वे करते हैं, लाइक 1 साल तक या 8-9 months, देन द रिजल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। तो इसमें एक टाइम पीरियड लग जाता है, तो 1 से 1.5 साल हम लोगों को वो रिपोर्ट आने में लगता है, तो उसका डेटा इनकॉर्पोरेट होता है। देन एज वी नो वी ऑल आर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बजट का डेटा की अवेलेबिलिटी का भी नेचर वैसा ही होता है कि पहले वो बजट एस्टिमेट्स होते हैं, फिर एक्चुअल होते हैं, देन दे बिकम रिवाइज्ड। तो इस तरीके से डेटा का नेचर ऐसा है कि सारा डेटा हमको साल भर में ही नहीं मिल जाता है, तो फिर जैसे जैसे एक्चुअल डेटा आता है ये एस्टिमेट्स थोड़े थोड़े रिफाइंड होते जाते हैं। तो लाइक 1 साल में हमने 3 एस्टिमेट्स बना लिए जो क्विक है। उसके एस्टिमेट्स, हमारी एक बुक भी होती है, एनुअल पब्लिकेशन है जो हाउस में भी बढ़ती है, मेनली उसी में हम लोग डिपार्टमेंट का डेटा लेते हैं। ये वाला हम लोगों ने देख भी लिया था, इसमें मैं ये वाली स्लाइड सुबह की प्रेजेंटेशन में भी थी। इसमें चूंकि इस सेशन में मेरा अदर सर्विसेज पर फोकस है, तो हम ये देख रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में हमारा अदर सर्विसेज का शेयर 5.7% है। टर्शरी सेक्टर का 48% सुबह की स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, उसमें से 5% अदर सर्विसेज का है। दिस इज सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड का 25.9% है, और अदर सर्विसेज में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का था 14%। ये सुबह के सेशन में भी देखा था। तो वी आर यूपी की इकोनॉमी में अदर सर्विसेज 5.7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट ऑल इंडिया इकोनॉमी देखें, ये नेशनल लेवल का पिक्चर है पाई। इसमें हम लोगों का अदर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है कितना है, 8% है। तो थोड़ा सा हम लोगों का वेरिएशन है। जैसे ऑल इंडिया इकोनॉमी की नेचर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का 19% है। So these are such numbers also which tell us about the structural composition of the economy. Now, basically, what is the coverage of other services? अगर इसको हम कहें तो मोटे तौर पे हम 3 सेक्टर्स में इसमें बांट सकते हैं, सब सेक्टर्स में। इसमें एजुकेशन की जितनी सर्विसेज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द एजुकेशन सेक्टर, देन हेल्थ सेक्टर, और इसके अलावा हमारी हैं अदर रिमेनिंग सर्विसेज। इसमें एक NIC क्लासिफिकेशन होता है। जैसे हम जब भी कोई नंबर्स बनाते हैं, बी इट प्राइस इंडेक्स हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स हो, और दिस GSDP, we have some uniform methodology which are followed across the nations, then at all India level, ताकि कंट्रीज के बीच कंपेरेबिलिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, एंड
द कंट्री मोस्टली जो हमारा स्टैटिस्टिकल कोऑर्डिनेशन ऑल इंडिया रोल वहां पे डिफाइंड है, वहां से हमारे इनके स्टेट सारे स्टैटिस्टिकल जो हम नंबर्स एंड पैरामीटर्स एस्टिमेट करते हैं उसकी भी मेथोडोलॉजी डिफाइंड है। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन भी उसमें है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन हम लोग उसे कहते हैं। जो हमारे प्रभाग के लोग हैं वो लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर रहे होंगे और उसको पहचानते भी हैं। तो उस इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जो नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 का है, उसमें NIC 85 एक ब्रॉड कैटेगरी है, वो कवर होती है और इसमें ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज हैं 86, 87, 88। फिर अदर सर्विसेज में क्या क्या आता है, अभी मैं इसको आपको थोड़ा और डिटेल में भी बता दूंगी क्योंकि दिस हैज नॉट बीन डेल्ट इन अदर सेक्टर्स। तो आप लोग जो फाइनेंशियल सेक्टर को भी कवर कर रहे होंगे या रियल एस्टेट, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज जो अर्लियर भी टर्शरी सेक्टर के थे, उसमें फर्दर एक्टिविटीज को अगर देखना होगा तो आप लोग नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2008 देख लेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि कौन कौन एक्टिविटीज, बहुत डिटेल्ड एक्टिविटीज है एंड एवरी एक्टिविटी हैज इट्स ओन कोड। देन अदर सर्विसेज में हम लोग का कवर होता है रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, देन एक्टिविटीज ऑफ मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सनल एंड अदर सर्विसेज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, जिसमें आ जाएगा वॉशिंग and cleaning of textiles and fur products, hairdressing and other beauty treatments, custom tailoring, other personal service activities. फिर इसमें एक चौथी कैटेगरी होती है प्राइवेट हाउसहोल्ड्स विद एम्प्लॉयड पर्संस, जो हम लोग घर में अपने वर्कर्स रखते हैं। इसको थोड़ा तेज हम लोग कर लेंगे क्योंकि लेकिन एक सेंस करने के लिए मैं इसमें एजुकेशन वाला जो बॉक्स है उसमें NIC 85 जैसे यहाँ पे दिखाया है, तो हम NIC 85 की मोटी मोटी देख लें। NIC 85 के अंदर मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है, इट गोज लाइक डिविजन्स होती हैं, देन 2 डिजिट पे होता है, फिर 3 डिजिट पे होता है, 3 के अंदर फिर फर्दर 5 डिजिट पे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है। तो इसमें हम लोग के सबसे पहले 3 डिजिट पे 851 है हमारी प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक का मैं दिखा दूंगी अभी क्लासिफिकेशन खोल के, तो इसमें एक सेंस आ जाएगा कि कैसे होता है। देन सेकेंडरी एजुकेशन इज कवर्ड, हायर एजुकेशन इज कवर्ड, अदर एजुकेशन एंड एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन है, इसमें बस एक मैं दिखा दूंगी क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन ही देखने लगेंगे तो पता लगा कि 2-3 सेशंस तो इसी के लिए चाहिए होंगे, लेकिन एक सेंस बन जाए तो दिखाती हूँ। मैंने देखा था, उसके बाद इसके 4 डिजिट पे 8510 इज प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद उसकी सब एक्टिविटीज हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन, देन प्राइमरी एजुकेशन एट द लेवल ऑफ फर्स्ट लेवल, मतलब उसकी भी सब कैटेगरीज हैं। देन प्रोविजन ऑफ लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स एट प्राइमरी लेवल, फिर एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड अदर एजुकेशन नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। फिर सेकेंडरी एजुकेशन में सिमिलरली हमारी उसके नीचे की कैटेगरीज है। सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो यहाँ पे हैं, आई कैन रिकॉग्नाइज हर, सो मैं सेकेंडरी एजुकेशन को भी बता देती हूँ। तो दिस सेकेंडरी एजुकेशन की 3 डिजिट NIC 352 हो गई और 4 डिजिट हो गई 8521, फिर 85211 इसकी सब कैटेगरीज हो गई। जनरल स्कूल एजुकेशन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेकेंडरी लेवल अप टू 10th स्टैंडर्ड विदाउट एनी स्पेशल सब्जेक्ट प्रीरिक्विजिट। फिर जनरल स्कूल एजुकेशन एट द सेकेंड स्टेज ऑफ द सेकेंडरी लेवल, दैट इज सीनियर हायर सेकेंडरी, गिविंग इन प्रिंसिपल एक्सेस टू हायर एजुकेशन। फिर पर्सन्स विद स्पेशल कैटेगरी पर्सन्स। तो इस तरीके से सारी एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं इसमें। So this was the coverage in the education sector, and next we come to the human health and social work activities. अब इसमें क्या क्या कवर होती हैं, इसमें हमारे 3 भी हो सकता है, इसमें भी मैं दिखाऊंगी कितना परसेंटेज है। तो दैट इज कैप्चर्ड थ्रू देन आशुष सर्वे की भी अभी बात हुई थी। कुछ डेटा देखिए, आपका बैलेंस एनडीज हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज हैं,
तो जो बैलेंस शीट से आ रहा है उसमें बैलेंस शीट में ठीक कैप्चर हो रहा है, टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हम लोगों को टाइमली अवेलेबल हो रहा है कि नहीं, मतलब बैलेंस शीट्स ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं इन द एजुकेशन सेक्टर, आपके हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, पीजीआई है, देन अदर हॉस्पिटल्स, इनको हम इनके जीबीए को कैप्चर करने के लिए भी टेक देयर बैलेंस शीट्स। प्रशासनिक विभाग कौन है? प्रशासनिक विभाग कौन है? अलग अलग है ना, तो यहाँ पे तो हम वहीं से प्रशासनिक विभाग को ही बोलेंगे ना, उनको सेंस मिलेगा, मतलब सब्सिक्वेंटली आप उस लेवल पे भी जा सकते हैं, अलग है, दैट इज डिफरेंट इशू कि हाउ वी सेंसिटाइज दोज यूनिट्स, बट हियर तो यहाँ पे तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन। चलिए इसके बाद आ गया ये इसका NICs कवर्ड है 86, 87, 88। 86 में हमारी हॉस्पिटल एक्टिविटीज हैं, फिर है हमारी मेडिकल एंड डेंटल प्रैक्टिस एक्टिविटीज, अदर ह्यूमन हेल्थ एक्टिविटीज, फिर हमारी है रेसिडेंशियल केयर एक्टिविटीज में नर्सिंग केयर फैसिलिटीज हैं, देन सोशल वर्क एक्टिविटीज विदाउट अकोमोडेशन। तो इस तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज पॉसिबल हो सकती हैं वो इन्हीं के अंदर क्लासिफाइड हैं। अगर हम वही किताब देख लेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ऐसे देख लेते, लेकिन मुझे डर लग रहा है ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाता, क्योंकि क्योंकि उसमें जब आप ना 5 डिजिट पे जाएंगे तो ये जो मेजर हेडिंग्स हैं इसके अंदर छोटी छोटी सारी एक्टिविटीज कवर्ड हैं। अब यहाँ पे जो हम अदर सर्विसेज बोल रहे थे रिक्रिएशनल वगैरह में, रिक्रिएशनल, कल्चरल एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, उसमें जो एक्टिविटीज कवर्ड वो ये हैं कि आर्ट, एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, डिफरेंट टाइप की उसकी सब एक्टिविटीज हैं, इसमें NIC 90, 91, 92, 93 हैं, क्रिएटिव आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, म्यूजियम्स एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज, गैम्बलिंग एंड betting activities, sporting activities and amusement and recreational activities. Then other services activities of membership, अभी हम लोग ने देखा था ना कि membership clubs भी हैं, तो इसमें trade unions की activities हैं, business, employees and professional membership organizations और other membership organizations, so they are very well defined. Then इसमें personal and other services जैसे हमारे ब्यूटी पार्लर्स हैं, कस्टम टेलरिंग है, बुटीक्स हैं, हेयर ड्रेसिंग है, अदर है, इसका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसको समझना चाहिए कि कैसे आएगा। फिर एक चौथी कैटेगरी थी कि एक्टिविटीज ऑफ हाउसहोल्ड्स एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एक्टिविटीज ऑफ हाउसहोल्ड्स फॉर ओन यूज, ये और एक्टिविटीज है। तो दिस इज द कवरेज ऑफ जो मैंने सब एक्टिविटीज सारी बताई, जो इस स्लाइड से बताई थी इसकी सब एक्टिविटीज बता दी। तो अदर सर्विसेज में एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर रिमेनिंग सर्विसेज, ये है कवरेज। नाउ दिस इज द कवरेज। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी एस्टिमेट द एस्टिमेट्स। सुबह के सेशन में काफी कुछ हम लोग ने इसमें देखा है। मेथोडोलॉजी में मैंने आपको बताया कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजीज हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग के एक फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनली एग्रीड अपॉन कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, अकाउंटिंग रूल्स, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 है, जो ऑल इंडिया मॉस्पी फॉलो करती है, कंट्री लेवल पे फॉलो होता है। और ये यूनाइटेड नेशंस की IMF इंटर सेक्रेटेरिएट वर्किंग ग्रुप ऑन नेशनल अकाउंट्स, उनके द्वारा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे डेलिब्रेट करके बनाया गया है। देन वी हैव एट द नेशनल लेवल वी हैव नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, जिससे हम लोग का नेशनल इनकम, जिसको हम लोग मुझे पढ़ाई के समय हम लोग ने पढ़ा था और हम लोग अभी भी एज जनरलिस्ट वी नो, तो उसको हम लोग नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स देते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स national income compiled under the framework of national account statistics. At the state level, we are guided by methodology for compilation of gross state value added in the new base series 2011-12, जो कि हम लोगों की मॉस्पी की वेबसाइट पे भी है, जिसका लिंक इसमें दिखाया गया है। तो we make these estimates under the guidelines specified by MOSPI, all states. I mean all states.
हम लोगों ने अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स की बात सुनी। सुबह से हम लोग इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स की देयर आर 5 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली आर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, इसकी अंडरस्टैंडिंग इस स्लाइड से लेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग। एंड देन व्हाट डज द इकोनॉमी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, हम मेजर क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स में। तो इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स, all institutional units residing in the economic territory of the country constitute its economy। इसमें 3 चीजें हैं। एक टेरिटरी मतलब एक सिंगल गवर्नमेंट के अंडर में जो ज्योग्राफिकल एरिया आएगा। देन रेसिडेंस का मतलब है कि जो यूनिट है वहां पे वो उसका जो प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, लाइक रजिस्ट्रेशन इज वन क्राइटेरिया कि वो कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ उसका मेजर area of functionality operation hai, then it becomes resident of that unit. Then what is institutional unit? It is an economic entity jo it is capable of owning assets, incurring liabilities, carrying out economic activities and engaging in transactions with other economic entities. Now institutional units को broader sense में 2 पार्ट में divide कर सकते हैं। एक हाउसहोल्ड पार्ट हो गया और एक हो गया कि जो किसी भी सोशल और लीगल लेजिस्लेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। फर्दर हम लोग देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम लोग बहुत बात कर रहे थे यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की, जो कि किसी अथॉरिटेटिव लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। फिर कॉर्पोरेट जैसे कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर हम लोग बोल रहे थे कि उसको हम लोग एमसीए डेटा से कैप्चर करते हैं, नेशनल लेवल पे कैप्चर होता है एंड टू द स्टेट्स दे आर अपॉर्शन्ड बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर्स। जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो उसके फर्दर 2 डिविजन्स हैं, एक फाइनेंशियल लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड जो मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं। एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर, जैसे टॉयज हो गए, यहाँ पे सोप है, गारमेंट्स हैं, मतलब इस टाइप के, दे आर नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल यूनिट इज गवर्नमेंट्स, जनरल गवर्नमेंट। अब जनरल गवर्नमेंट के अंडर में भी गवर्नमेंट, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे थे और हम लोग ने एक इक्वेशन भी देखा था, अभी आगे उसको देखेंगे कि कैसे कॉम्पनसेशन, जीबीए इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब हम लोग जनरल गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूशनल सेक्टर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रॉफिट, वो नॉन मार्केट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो जनरल गवर्नमेंट इज आइडेंटिफाइड विद 2 फीचर्स। वन इज प्रोडक्शन ऑफ नॉन मार्केट सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, डिफेंस, एंड और दूसरा उसका एक फंक्शन होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, redistribution of wealth through maybe taxation। यहाँ एक कुछ यूनिट से टैक्स लेते हैं, दूसरे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज के माध्यम से। और ये मैंने आपको बताया ही कि आउटपुट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस इज क्लासिफाइड एज नॉन मार्केट प्रोडक्ट, दैट इज आउटपुट इज नॉट सोल्ड एट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट प्राइसेस। ये जनरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। अब जनरल गवर्नमेंट हमारी फर्दर बाइफरकेट हो सकता है। इसके फीचर्स हैं कि जनरल गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एक अलग स्ट्रक्चर है, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारे लोकल बॉडीज आ गए, अर्बन, रूरल। सो दिस इज वन इंस्टीट्यूशनल एरिया, कॉर्पोरेट हो गया, देन जनरल गवर्नमेंट, देन हाउसहोल्ड्स। हाउसहोल्ड्स एज द नेम इंडिकेट्स कि पर्सन्स मतलब घर में हम कुछ अपना व्यवसाय करें, पान की दुकान लगाया, मूंगफली की दुकान लगाई, दिस इज प्योरली अनऑर्गेनाइज्ड और हाउसहोल्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज। देन NPISH, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड्स। ये उस तरीके के हाउसहोल्ड्स हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है ना, दे आर नॉट सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर देयर ओनर्स। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ये जो इसको ओन करता है, ऐसा नहीं कि ये बॉडीज जैसे टेम्पल है, ट्रस्ट है, दे डू अर्न प्रॉफिट, बट इनके प्रॉफिट शेयर्स के माध्यम से इस तरीके से नहीं है कि इनके ओनर्स प्रॉफिट के लिए वो कर रहे हैं। प्रॉफिट होता है उसी में वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब दीज आर नॉट मेंट टू अर्न प्रॉफिट फॉर देयर ओनर्स।
ऐसे शेयर होल्डर, उनके शेयर्स नहीं है, जैसे शेयर मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्टेड नहीं है, इस टाइप से हम समझ सकते हैं. सो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स. जैसे हमने इकोनॉमी को 11 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया ना, पूरी इकोनॉमी इज ऑफ वेरी हेट्रोजीनियस नेचर. तो सभी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं. हर एक्टिविटी को मेजर करने का एक ही तरीका नहीं हो सकता. तो इसलिए सेक्टर को पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन विद इन द सेक्टर्स सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज को एक ग्रुप में क्लासिफाई किया. उसके अंदर फिर एग्रीकल्चर की नेचर अलग है, फिशिंग की अलग है, दे आर कमोडिटी प्रोड्यूसिंग. तो द नेचर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से वहां पे क्लासिफाई किया एंड विद इन द सेक्टर उनको मेजर करने के तरीके अलग अलग हैं. अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है देन वी हैव सम रजिस्ट्रेशन मेथड और इनके फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स हैं, वी कैप्चर इट फ्रॉम देयर. देन जनरल गवर्नमेंट, वी ऑलवेज हैव एनुअल बजट, उसके एक्सपेंडिचर भी हैं, दे आर ऑल लेड डाउन इन द अकाउंट स्टेटमेंट्स. तो इसलिए मतलब सबके नेचर अलग अलग हैं, इसलिए इनको मेजर करने के लिए इन सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया है, सो दैट वी हैव सम एस्टिमेशन प्रोसीजर्स डिफाइंड फॉर देम. सो इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स का एक ये भी क्लासिफिकेशन अच्छा था कि जब हमने वहां पे देखा था कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसमें थर्ड रो में देखिएगा, थर्ड लाइन में, कि वहां पे हमने देखा था ना कॉर्पोरेशंस दे आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड नॉन फाइनेंशियल नेचर. देन अगेन यहाँ पे आके फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, दे मे बी पब्लिक कॉर्पोरेशंस, दे मे बी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस. सिमिलरली नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी मे बी पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड प्राइवेट कॉर्पोरेशंस. फिर पब्लिक कॉर्पोरेशंस के भी दो पार्ट हैं. डिपार्टमेंट, अभी सुबह के सेशन में हम लोग ने बहुत ज्यादा बातें सुनी, डीज डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस एंड एनडीईज, नॉन डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस. मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि व्हाट आर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस. डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस हम ऐसे समझ सकते हैं कि दे आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट और यहाँ पे ये कुछ कमर्शियल वर्क कर रहे हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. जैसे हमारा प्रिंटिंग प्रेस है, गवर्नमेंट मिंटिंग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेलवेज, दे आर डिपार्टमेंटल कमर्शियल अंडरटेकिंग्स. ये कुछ कमर्शियल एक्टिविटी अंडर कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरीके से दे आर फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट. नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स भी हमारी पब्लिक पार्ट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे इसमें दे आर लाइक रजिस्टर्ड समवेयर. फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हो सकती हैं, लेकिन इसमें मोर एटलीस्ट 50% और मोर ऑफ द ओनरशिप इज ऑफ द गवर्नमेंट. सो such registered units we call non-departmental undertakings. इसमें हम लोग ने ये वाला जो मैंने यहाँ पे अदर सर्विसेज का ही केबल मैपिंग वाला लिया है. अदर सर्विसेज में हमारा जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो वी हैव जनरल गवर्नमेंट, एनडीईज, प्राइवेट कॉर्पोरेशन एंड हाउस. एच इज हाउसहोल्ड हमने देखा, एंड क्यू इज क्वासी कॉर्पोरेट. क्वासी कॉर्पोरेट इज वेरी मच लाइक, मतलब है वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है बट इट इज मेंटेनिंग इट्स ओन अकाउंट. सो उनके पास सारे अकाउंट हैं, तो मोर और लेस दे आर आल्सो काउंटेड एज कॉर्पोरेट. कुछ कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे, चलिए आगे देखेंगे. अब जब भी हम लोग इसमें डेटा सोर्सेज हैं, इसका बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी हम लोग जनरल गवर्नमेंट की बात करेंगे और डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस की, वी ऑलवेज हैव अकाउंट्स, बजट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं. मतलब ये है बजट डॉक्यूमेंट्स. वी हैव वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड डेटा फॉर देम, ईयर आफ्टर ईयर वी गेट देम. फिर एनडीज हो गई, जैसे एनडीज मैंने बताया, बीएचईएल हो गई, जितने भी एंटरप्राइजेस जिनको हम लोग अपनी भाषा में निगम को ज्यादा जानते हैं, तो उनके भी एनुअल रिकॉर्ड्स होते हैं. एवरी ईयर दे फाइल देयर एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं और उनकी अपनी बैलेंस शीट्स होती हैं. प्राइवेट कॉर्पोरेट में मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, एमसीए जब हम लोग बोल रहे हैं तो एमसीए
मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास इनका पूरा डेटाबेस है, विच मॉस्पी दे गिव टू मॉस्पी, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा द एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड. और फिर क्वासाई कॉर्पोरेशंस एंड हाउस होल्ड्स, इसको हम लोग जब भी हम अनऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं, हाउस होल्ड्स की बात करते हैं, तो फिर वी हैव टू अंडरटेक सम सर्वे. अभी हम लोगों का जो बेस ईयर है, बेस ईयर रिवीजन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. अभी हम लोग का 11-12 है. सर जब डीजी थे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में, तब 5 इयर्स में मैंडेट था कि बेस ईयर रिवीजन हो जाना चाहिए. अब जो भी कारण रहे होंगे, अभी हम लोग का बेस ईयर रिवीजन ओवरड्यू हो गया है, इसलिए ये बहुत पुराने सर्वेस हैं. मे बी वी डिडंट गेट एनी नॉर्मल ईयर. सम ईयर वाज लाइक कोविड ईयर्स हो गए, देन अनयूजुअल फीचर्स हो गए. तो इसलिए ये 11-12 तक ही सर्वे अभी चल रहा है for benchmark estimates, which when the base year revision exercise would be undertaken, that would be of that year only. इसमें GVA estimation में 3 मोटी methodologies होती हैं: income approach, production approach and expenditure approach. अभी अब आगे देख लेंगे इनके approaches क्या हैं, लेकिन public part में we follow income approach and production approach in the case of NDEs, or income approach in case of departmental enterprises and general government. Then private corporate part के लिए we follow the production approach, और unincorporated part के लिए GVA estimates are compiled directly through labor input method using benchmark indicator process. इसमें ये सर्वे अंडरटेक होता है, जो हमने कहा ना कि एंटरप्राइज सर्वे, यहाँ पे NSS करे वाले भी होंगे. इसमें अभी जैसे आप मेडिकल ने एक क्वेश्चन रेज किया था कि हमारा तो कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं. लाइक आपके नर्सिंग होम्स हैं, दे आर नॉट अनऑर्गेनाइज्ड. आई वुड नॉट से दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, बट दे आर कैप्चर्ड थ्रू सर्वे ओनली, है ना. और भी जैसे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, तो हाउ डू वी कैप्चर देयर डेटा? फॉर देयर डेटा इज कैप्चर्ड थ्रू दीज सर्वेज ओनली. और इसका एनुअल अब तो पहले तो ये एंटरप्राइज सर्वे बेस ईयर में अंडरटेक किया जाता था, और 5 इयर्स में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे लिया जाता था. तो जो एंटरप्राइज सर्वे होता है, उसमें से हम लोग निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड पर वर्कर. हमको पर वर्कर मिल गई वहां से, और फिर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है, उससे हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स हमें मिल जाते थे. तो मोटा इसमें और भी है, मतलब मोटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि दिस इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कि GVA पर वर्कर इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड वी गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर द, जहां की भी हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं. इसमें फर्दर इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड है कि कैसे हम लोग प्रीवियसली नंबर ऑफ वर्कर्स लेते थे, लेकिन ग्रेजुअली इसको इवॉल्व किया गया, एंड देन इट वाज टेकन इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड. अगेन इन ब्रॉडर सेंस, पहले नंबर ऑफ वर्कर्स से कर लेंगे तो वर्कर्स भी सारे एक कैटेगरी के नहीं होते हैं. मैनेजरियल पोस्ट दे आर एडिंग मोर इनटू द GVA, while the casual worker his value addition is less. So वो differentiate करके उनको weighting दिए, then it becomes effective labor input method. जब हम एस्टिमेट करते हैं तो इन सारे इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स के GVA को ऐड कर देते हैं, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड. अब हम लोग एक एक देख लें कि पब्लिक का कैसे करते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट का कैसे करते हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड का कैसे करते हैं. अब सबसे पहले हम लोग पब्लिक का देख लेते हैं. अच्छा, इसमें ये सुबह भी हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्शन अप्रोच से जब हम लोग करते हैं तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज द इक्वेशन. जब मैंने कहा था ना कि 3 अप्रोचेस हैं, इनकम अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर अप्रोच. एक्सपेंडिचर अप्रोच क्योंकि इसमें नहीं, इस सेक्टर में नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं ड्वेल किया है.
प्रोडक्शन अप्रोच में आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, यहाँ पे एक ब्लॉक में मैंने दे दिया है, उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हम इनपुट्स को ले रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल उस आउटपुट उसको बनाने में लग रही है, सो उसको हटा देंगे, देन वी गेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड। देन इन इनकम अप्रोच द इक्वेशन बिकम्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीज को मिलके बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। और जब हम लोग गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं, जैसे जनरल गवर्नमेंट वाला इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, तो हमारा क्या होता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, देन इट narrows down only to compensation of employees, because government sector is not producing for the market. So compensation of employees में सैलरीज, वेजेस, बेनिफिट्स, मतलब जो भी हम वहां पे जो पर्सनल एंगेज्ड है उनको जो रेम्यूनरेशन देते हैं, दे ऑल कॉम्प्रोमाइज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ऑपरेटिंग सरप्लस इन तीनों चीजों को मिलके बना है। यहाँ पे जो ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल प्लस करके लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लस थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए था। ये जब हम इनकम अप्रोच से एस्टिमेट्स बनाते हैं तो हमको नेट वैल्यू एडेड पहले मिल जाता है। फर्स्ट सेशन में जो रहा होगा, जब टर्शरी का हो रहा था, वहां पे ये बताया गया था ना कि वहां पे भी सीएफसी की बात हुई थी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और अभी मैंने बताया ना कि जीवीएस में से जब हम सीएफसी हटा देते हैं तो हमें नेट वैल्यू एडेड मिल जाता है, मतलब वियर एंड टियर पोर्शन को हम हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारा इनकम अप्रोच में हम लोगों को एनवीए मिल रहा है, सो वी चूंकि इक्वेशन ये क्रॉस जीवीए का है, सो इट इज लाइक शोन कि हम सीएफसी को ऐड करते हैं। सीएफसी इज प्रोवाइडेड बाय मॉस्पी टू स्टेट्स। अब ये पब्लिक सेक्टर की बात आई है कि पब्लिक सेक्टर का जीवीए हम लोग अदर सर्विसेज का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जनरल गवर्नमेंट का कैसे निकालते हैं, हमारे पास बजट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। सेंट्रल शेयर हम लोगों को सेंट्रल बजट की पूरी एनालिसिस मॉस्पी के लेवल पे होती है, और वो सभी स्टेट्स को सेंट्रल बजट का स्टेट पोर्शन दे देते हैं। फिर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग जैसे एजुकेशन का निकालते हैं, तो एंड वेजेस हम लोग यहाँ पे एक बजट पूरे बजट एनालिसिस करते हैं। जो बजट हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसको हमारा एक यहाँ पे सेक्शन है स्टेट लेवल पे, हमारे ऑफिस लेवल पे, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक एंड पर्पसिव क्लासिफिकेशन फिर से करते हैं, और ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी होता है, वेयर वी रिकोडिफाई द बजट। क्योंकि बजट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज करता है, वो उनके बजट हेड्स डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, बट इट मे बी कि एजुकेशन एक नगर निगम भी कर रहा है, उसका प्रशासनिक विभाग डिफरेंट हो गया, समाज कल्याण भी कुछ एजुकेशन में काम कर रहा है, उनका बजट हेड डिफरेंट हो गया, और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो कर ही रहा है, तो उसको एक एजुकेशन का कोड देके हम सारी एजुकेशन एक जगह ले आते हैं कि एजुकेशन एक्टिविटीज में कौन लगा, रिक्लासिफाई करते हैं। तो एजुकेशन में जितने लगे होंगे उनके गवर्नमेंट सेक्टर के वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस है नहीं, सो फ्रॉम द बजट वी टेक इट लाइक दैट बाय इनकम अप्रोच। फिर लोकल बॉडीज का भी हमारे यहाँ इसी तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन होता है। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज इसके कवरेज में है, जो हम लोगों ने देखी थी, उस डिपार्टमेंट में या उन एक्टिविटीज में जो वर्कर्स लगे हैं, उनको कितनी वेजेस एंड सैलरीज दी गई हैं, दैट बिकम्स आवर बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। एनडीज में हम लोग एनडीज में हमारी स्टेट एनडीज भी हैं, 8 एनडीज हैं, हाइपरलिंक भी खोलने में डर लग रहा है। एनडीज दो तरीके के, सेंट्रल एनडीज हो जाएंगे और एक स्टेट एनडीज हो जाएंगी। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा भी था कि हाउ डू दे एलोकेट इट टू स्टेट। जैसे एनडी की भी मल्टी स्टेट भी हो सकती हैं, कोई सेंट्रल एनडी हो सकती है कि पूरी यूपी में ही बेस्ड हो, लोकेटेड हो। अगर वो पूरी यूपी में लोकेटेड होगी तो उसका उस सेंट्रल एनडी का पूरा जीवीए हम लोगों की स्टेट को दे दी जाएगी। लेकिन इफ इट इज मल्टी स्टेट की लोकेशन है तो फिर कैसे देंगे, तो उसमें फिर वो क्योंकि जीवीएस
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हम जिस स्टेट में होंगे उस प्रोपोर्शन में बांट देते हैं, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस उनके वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पे बांट दिया जाता है। स्टेट एनडीज हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों में कौन कौन सी हैं, या आखिरी में जब आएगा तो विल सी, नहीं फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा। देन पब्लिक सेक्टर में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस भी हैं, हेल्थ और एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं। तो स्टेट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स की बैलेंस शीट हम लोग गैदर करते हैं एंड दे आर ह्यूज नंबर, और पूरी संभावना है कि ये इसमें कुछ और भी होंगी जो इंक्लूड नहीं हुई होंगी। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से अगर ऐसी कोई दिख रही हो तो ये प्रशासनिक विभाग से अनुरोध है कि उनको भी आइडेंटिफाई करके, जैसे अभी मेडिकल से आए रिप्रेजेंटेटिव ने कहा था कि हम लोग का क्या रोल है, यहाँ पे भी रोल है। जैसे एनडीज का खोल ही लेते हैं, देखते हैं। एनडीज में हम लोगों की अदर सर्विसेज में है, पहली वाली तो मेरे नहीं समझ में आ रही, सेकेंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। फोर्थ देखिए, सैनिक कल्याण निगम, फिर यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेलफेयर कॉर्पोरेशन, महिला कल्याण निगम उत्तर प्रदेश। तो ये हम लोगों की अदर सर्विसेज में क्लासिफाइड है, इस पे थे हम लोग। तो दिस इज द पब्लिक सेक्टर। इसमें रेलवे इसलिए दिखाया गया कि रेलवे के भी कुछ हॉस्पिटल्स चलते हैं और कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज में भी थोड़ा बहुत जीबीए मिलता है, तो वो हम लोगों का सेंट्रल पार्ट में एनएसओ के माध्यम से स्टेट को मिल जाता है। इसमें स्टेट्स के लिए जो ये है कि इनकी बैलेंस शीट 15 सितंबर आफ्टर द 15 अक्टूबर होना चाहिए, मैं गलत क्योंकि ऐसी 30 सितंबर तक इनकम टैक्स की शायद डेट रहती है, तो 15 अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड होती है कि ये बैलेंस शीट्स हम लोगों को मिल जाएं, ताकि हम लोग इनको एनालाइज करके इसमें से जीबीए निकाल पाएं। तो दिस इज दी। अच्छा, इसमें चूंकि ये सब अभी हम लोगों ने देखा था ना कि करंट और कांस्टेंट दो कॉन्सेप्ट थे, कि ये एस्टिमेट्स करंट प्राइसेस पे भी बनते हैं और कांस्टेंट प्राइसेस पे भी बनते हैं। तो जो भी इनकम अप्रोच से बन रहे हैं वो हम लोग को करंट प्राइस एस्टिमेट्स मिल रहे हैं। तो हम लोग को तो कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स भी अपनी सीरीज के लिए चाहिए। तो कांस्टेंट के लिए हम लोग उस डिफ्लेटर्स को लगाते हैं, और एजुकेशन के लिए सीपीआई एजुकेशन का, consumer price index of education sector. Then for health we use CPI for health services वाली कैटेगरी का, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए मिसलेनियस वाला CPI यूज करते हैं, और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स के लिए डिफ्लेटेड बाय CPI जनरल. So this is how the estimates for the public sector of other services are prepared. जो हमारे यहाँ के प्रभाग मुख्यालय के लोग हैं, स्पेशली विश्वेंद्र, आप आज परफेक्ट हो जाएंगे अदर सर्विसेज में। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोगों ने कई बार ये रिपीट हो गया कि वी हैव दी एनुअल अकाउंट्स, उनके एमसीए डेटा मिल जाता है, और सीएसओ इनके हमको एस्टिमेट्स देती है। इसमें बेंचमार्क एस्टिमेट्स भी बने थे, और इसको लेबर इनपुट फ्रॉम 68th राउंड से स्टेट्स को बेंचमार्क एस्टिमेट्स दिए गए थे, और सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए इसको मूव किया जाता है प्राइवेट कॉर्पोरेट के लिए। तो एजुकेशन और हेल्थ, Here it is also important the role of the department, कि इनका डेटा ठीक से कैप्चर हो रहा है कि नहीं, कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन और हेल्थ से इनको एक्सट्रापोलेट फॉर द करंट ईयर किया जाता है। वो हमको कहाँ से एक्सपेंडिचर आता है, तो एक्सपेंडिचर हमको 64th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे एंड 71st राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वेज रहे होंगे ये, जिसमें हम लोगों को दोनों सर्वे की हम लोगों को एक्सपेंडिचर मिल गई, उसी से हम लोग एक ग्रोथ बना लेते हैं, और उस ग्रोथ से इसको करंट ईयर के लिए एक्सट्रापोलेट करते हैं।
और ये हम लोग को करंट प्राइस एस्टिमेट्स मिलते हैं, जिसको हम लोग जैसे पहले सीपीआई एजुकेशन और सीपीआई हेल्थ से इसको डिफ्लेट करके करंट प्राइस एस्टिमेट्स बना लेते हैं। जिन अदर रिमेनिंग एंड सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज में भी हम लोगों को बेंचमार्क एस्टिमेट्स सिमिलरली मिल गए हैं, और करंट प्राइस एस्टिमेट्स के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिलता है कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम 61st राउंड मतलब वेरियस सर्वेज ऑफ एनएसएस। ये एनएसएस के सर्वेज के माध्यम से हम लोग के विभाग का क्या डेटा आ रहा है, ये विभाग को जरूर अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और इसके लिए अभी बहुत ज्यादा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स डिस्ट्रिक्ट्स पे भी हुई हैं, ताकि डिपार्टमेंट का क्या डेटा कैप्चर हो रहा है, वो ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। पिछले सेशन में भी ये बात हुई थी कि डेटा की बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हो रही है, तो जो लाइन डिपार्टमेंट्स होंगे दे वुड अंडरस्टैंड द डेटा मोर बेटर, कि जो एक्टिविटीज जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के फील्ड में चल रहे हैं और जैसी प्रोग्रेस उनके अपनी जो भी मॉनिटरिंग व्यवस्था है उसमें जो ऐसी प्रोग्रेस आ रही है, क्या जो डेटा कैप्चर हो रहा है सर्वेस आदि के माध्यम से, या जो ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये वाले डिराइव हो रहा है, उसमें भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट, कि वो डेटा को समझें कि डेटा सही रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसी के लिए फील्ड में भी बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स हुई थी, जिसमें यहाँ पे मुख्यालय के अधिकारी हैं संबंधित विभागों के, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स थे। देन अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि पब्लिक सेक्टर कैसे हमने एस्टिमेट किया था, प्राइवेट कॉर्पोरेट कैसे किया था, एंड द थर्ड पार्ट इज प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड। इसमें हम लोगों लेबर, इसमें मैं मोटा बता चुकी हूँ कि लेबर इनपुट मेथड लगा के 67th राउंड से 67th राउंड एंटरप्राइज सर्वे और 68th राउंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के बेसिस पे इसको जीबीए पर वर्कर इनटू इफेक्टिव लेबर नंबर ऑफ वर्कर्स करके इसको इनकम अप्रोच से बनाते हैं। करंट प्राइस एस्टिमेट्स के लिए अगेन वही है कि एक्सपेंडिचर फ्रॉम दो सर्विस से इसको मूव करते हैं कांस्टेंट, इससे हमें करंट प्राइस एस्टिमेट्स मिल जाते हैं। एंड अगेन फॉर द कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स वी डिफ्लेट देम विद द रिस्पेक्टिव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइवेट हाउसहोल्ड्स विद एम्प्लॉयड पर्संस, इसमें 68th राउंड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बेस पे बेंचमार्क एस्टिमेट्स बने थे, और दे आर मूव्ड यूजिंग इंटर सर्वे ग्रोथ फ्रॉम एनएसएस 61st राउंड एंड 68th राउंड। लेबर इस एक्टिविटी में कितना लेबर इनपुट था उसकी ग्रोथ इन दोनों सर्विस के बेसिस पे इंटर सर्वे ग्रोथ्स निकाल के उस ग्रोथ से हम एक्सट्रापोलेट करते हैं और फिर कांस्टेंट प्राइस एस्टिमेट्स के लिए एस्टिमेट कर लेते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो हम अभी बोल रहे थे कि हमने बेंचमार्क एस्टिमेट्स बना लिए हैं बेस्ड ऑन एंटरप्राइजेस सर्वे। अब एंटरप्राइज सर्वे में हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसमें एजुकेशन में हमारे इट इज लाइक जीवीए इज इक्वल टू इफेक्टिव लेबर इनपुट इनटू ग्रॉस वैल्यू एडेड पर इफेक्टिव लेबर। तो इसके लिए हमको लेबर इनपुट चाहिए और नंबर ऑफ जीवीए पर इफेक्टिव वर्कर। तो इफेक्टिव लेबर इनपुट तो हमको उसमें से मिल जाता है 68th राउंड से, और ग्रॉस वैल्यू एडेड पर वर्कर पर इफेक्टिव वर्कर हमको 67th राउंड से मिलता है। इसमें प्रिंसिपल रिसीट्स माने इनकम हमें कहाँ से हो रही है, उस एंटरप्राइज सर्वे है, हर एंटरप्राइज में हम जाएंगे। कोई एक एजुकेशन है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ इनकम उसे आ रही है, जैसे हम एनएसएस का जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसमें हम लोग प्रिंसिपल रिसीट्स उसका ब्लॉक मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग ब्लॉक है, उसमें प्रिंसिपल रिसीट्स उसको कहाँ से आएगी, या कोई स्कूल होगा प्राइवेट स्कूल होगा तो या तो ट्यूशन फीस होगी या डेवलपमेंट फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, लेबोरेटरी फीस, examination fees, fines, library, etc., and donations from individuals or not. These are the probable items of income. Then कुछ उसके खर्चे के आइटम होंगे जिनको कहा जाता है principal operating expenses, जैसे recurring expenses on laboratory, library, recurring expenses on newspaper, journals, etc. फिर कुछ उसके
प्रिंसिपल रिसीट्स माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस यहाँ पे रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस, कुछ वो एक्सपेंसेस एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, नॉन डिडक्टेबल वैट आदि के जो भी टैक्सेस एंड इम्पोज होते हैं वो भी डिडक्ट होते हैं. देन वी एंड दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हमको 67th राउंड से मिला, एंड वी गेट द जीवीए ऑफ दैट यूनिट. उस यूनिट के जोड़ के फिर हमको इकोनॉमी का मतलब उस यूपी का फिगर्स मिल जाता है. तो दिस इज हाउ फ्रॉम एनएसएस सर्वे वी कैप्चर दिस इंफॉर्मेशन, एंड based on this information we estimate the GVA of the education sector. हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हेल्थ में क्या हो सकती है? प्रिंसिपल रिसीट्स, कंसल्टेशन फी हो सकती है, चार्जेस फॉर मेडिसिन हो सकती है, ऑपरेशन थिएटर की, और चार्ज फॉर वार्ड, केबल, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक, डाइट, नर्सिंग, मतलब व्हाट ऑल उस सेक्टर स्पेसिफिक की रिसीट्स की हेड्स हो सकती हैं. और इसमें खर्चे क्या हो सकते हैं? डाइट ऑफ पेशेंट, मेडिसिन एंड ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स एंड इन ऑपरेशन थिएटर, मतलब जो खर्चे की मदें हैं. तो इनकम को हमने खर्चे को निकाल दिया इनकम से, और फिर उसमें से डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस निकाल दिए और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से डिवाइड कर दिया, तो वी गेट द जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड पर इफेक्टिव वर्कर. इसमें कोई भी नर्सिंग होम हो चाहे स्कूल हो, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, कुछ ऐसी इनकम होती है जो कॉमन होगी. जैसे खर्चे बिजली सभी जगह लगेगी, चाहे वो पढ़ा रहा हो चाहे वो नर्सिंग होम चला रहा हो. फिर फ्यूल है, लुब्रिकेंट्स हैं, और इसी तरह से कुछ इनकम के भी जैसे उसको रेंटल मिल रहा होगा चाहे जो भी एक्टिविटी में हो. तो these are the common heads of receipts and other operating expenses. So this is how we capture the data from the field through surveys. Surveys का फील देने की आइडिया है यहाँ पे. जब अभी हमने देखा था ना कि हम लोग बेंचमार्क एस्टिमेट्स बना लेते हैं, and we move it with expenditure on education, expenditure on health एंड एक्सपेंडिचर के आइटम्स से हम इनको मूव करते हैं. तो कौन से एक्सपेंडिचर के आइटम्स हम लोग ने जो 2 सर्वे की इंटर सर्वे ग्रोथ्स ली थी, तो क्या एक्सपेंडिचर होता है एजुकेशन में हमारा. ये एक्सपेंडिचर की हेड्स हैं जो फर्स्ट ब्लॉक में दिखाई है: ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फी, बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट. देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इसका होगा डॉक्टर, सर्जन, स्टाफ, हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट, मेडिसिन, diagnostic. So these are the heads of items under which we can incur any expenditure in these sectors. इनके बेसिस पे हम लोग इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं. अच्छा, अभी तक हम लोग ने जो देखा वो स्टेट लेवल की बात कर रहे थे. स्टेट लेवल पे कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, या कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है और हमें अपोर्शन होके वो मिलता है. इसके बाद these are up till now we talked about state level estimates, but we do need for policy formulation, decentralized planning, for regional, we also need estimates up to the level of district. So we are also making district domestic product. अब district domestic product जब हम बनाते हैं, जिसको हम लोग district income के नाम से जानते हैं, तो उसमें अदर सर्विसेज में हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं. तो अदर सर्विसेज के लिए, क्योंकि डेटा कि अपने लिमिटेशंस हैं, सर्वेज आर वेरी एक्सपेंसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट टेक इट एवरी डे. कहीं कहीं फिजिबिलिटी भी नहीं है, कहीं कहीं नेचर ऑफ थिंग्स की संभव ही नहीं है. तो अदर सर्विसेज इज वन सच सेक्टर जहाँ पे हमको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा नहीं मिलता है. वी आर अपोर्शनिंग दी स्टेट लेवल फिगर्स बेस्ड ऑन सम डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिकेटर्स. तो अदर सर्विसेज में, पब्लिक सेक्टर में हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के जीवीए को अलग अलग अपोर्शन करते हैं. तो एजुकेशन में हम लोगों को वर्कफोर्स का डेटा डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग दे देता है, तो उससे कर देते हैं. हेल्थ का हम लोग वर्कफोर्स, सिमिलरली हेल्थ का भी हमें मिल जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से. और रिक्रिएशनल का हम लोग इकोनॉमिक सेंसस की वर्कफोर्स
5th और 6th में कितनी थी उसकी ग्रोथ लगा के कर लेते हैं। देन कम्स द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एंड प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड। इसका जीबीए हम लोग इकोनॉमिक सेंसस के वर्कर्स एजुकेशन, हेल्थ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए हम लोग इंटर सर्वे ग्रोथ लगा के इसको वर्कफोर्स डिस्ट्रिक्ट की दोनों सर्वेस में कितनी आई थी उसी की ग्रोथ लगा के उसके हिसाब से अपोर्शन कर लेते हैं। और प्राइवेट हाउस होल्ड विद एम्प्लॉयड पर्संस डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से इसको अपोर्शन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का विजन है कि डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और रोबस्ट किया जाए और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। तो इसमें भी हम लोगों का काम चल रहा है और इसमें हम लोग ने और अच्छे इंडिकेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव इंडिकेटर्स लेने का भी प्रयास है, जिसमें उसके लिए ये स्लाइड्स हैं। ये डिपार्टमेंट्स को, चूंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेड हैं, तो ये फर्दर डेटा वेजेस एंड सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन एजुकेशन सेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर ये हम लोगों को मिल जाएगा, देन नंबर ऑफ गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, तो हम लोगों को और अच्छे से डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग अपोर्शन करेंगे और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस लेवल तक और बेटर रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम गैदर कर रहे हैं, बट मे बी कि डिपार्टमेंटल लेवल से भी हम लें। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का रोल है कि ये डेटा जो हम मांगा गया है, लेटर्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्पैच्ड, वी गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अब इसमें एस्टिमेशन प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया, कवरेज देख लिया, कॉन्सेप्ट्स देख लिए। नाउ हाउ डज द अदर सर्विस सेक्टर स्टैंड इन द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो इसमें जब हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन वाइज अदर सर्विसेज, तो इसमें पब्लिक सेक्टर का परसेंटेज इसको परसेंटेज इसमें रह गया, लेकिन मेजर पोर्शन इज अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड का इतना मेजर पोर्शन है अदर सर्विसेज में कि इसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है, जो हम सर्विस के माध्यम से करते हैं। देन पब्लिक नेक्स्ट मेजर पोर्शन है। पब्लिक वी आर कैप्चरिंग थ्रू बजट एंड थ्रू बैलेंस शीट्स, और प्राइवेट का हम लोग को पोर्शन होके मिलता है। तो दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशनल सेक्टर वाइज पोजीशन इज। अब इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ अदर सर्विसेज में सबसे मेजर पोर्शन एजुकेशन का है, 46.9% अदर सर्विसेज में। पूरे टोटल में 5% था इकोनॉमी में, और उस 5% के अंदर एजुकेशन का 46.9% है, 30.7% हम लोग का मेडिकल का है, रिक्रिएशन इज 21.5% एंड प्राइवेट हाउसहोल्ड इज वेरी मिनिस्क्यूल, ओनली 0.9%। अब पब्लिक सेक्टर में जब हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइज, तो हमारा एजुकेशन का 41 पब्लिक सेक्टर में एजुकेशन का 41% है, फॉलोड बाय मेडिकल। मेडिकल का इसमें ज्यादा है 57% एंड रिक्रिएशन इज 1.4% ओनली। फिर जब हम प्राइवेट का देखते हैं तो एजुकेशन टेक्स अप मेजर येलो पार्ट है, एजुकेशन का 71% है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन का बहुत डोमिनेंस है एंड वी नो इट। देन हेल्थ का 15% है एंड other remaining services at the third level। फिर अनइनकॉर्पोरेटेड में भी एजुकेशन का सबसे ज्यादा है, रिमेनिंग हेल्थ का कम है। यहाँ पे देखिए जो आप कह रहे थे ना कि आपका अनइनकॉर्पोरेटेड में कुछ भी नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड में कम है पर है। इसमें मेडिकल का हम लोग देखते हैं तो इसमें सेंट्रल शेयर और स्टेट शेयर का बाइफर्केशन दिया हुआ है कि अक्रॉस द ईयर कितना रहा है। जैसे अभी 87% इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल साइड एंड ओनली 13% फ्रॉम द स्टेट बजट।
ग्रोथ कैसी रही है इसमें हम लोगों की, पब्लिक सेक्टर की, मेडिकल के अंदर किस तरीके से पब्लिक पोर्शन सबसे ज्यादा है 66% है, प्राइवेट कॉर्पोरेट इज ओनली 4.7, अभी यूपी में एंट्री हो रही है और बढ़ेगा ये, फिर अनइनकॉर्पोरेटेड 29.1% है। हाउ डू वी, आप बताइए आप कैसे करते हैं, आप बताइए। रजिस्ट्रेशन तो आप ही देते होंगे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, आप हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी आप ही देते होंगे, आप विभाग कैसे इसको मॉनिटर करता है? हम तो कर लेंगे, हमारे तो डेटा बोलता है, हम लोगों की यहाँ से विभिन्न डिपार्टमेंट्स को गया भी है। जैसे अभी मैं दिखाती हूँ कि हमारी क्या ग्रोथ रही है, हमारे तो नंबर्स में आ रहा है, हम तो अपने नंबर्स में कर ले रहे हैं, बट दैट इज नॉट डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि वो अपने यहाँ कैसे मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसे ग्रो कर रहा है। हमारा तो एस्टिमेशन है, इनडायरेक्ट एस्टिमेशन है, जैसे हमने अपना एस्टिमेट किया प्राइवेट कॉर्पोरेट थ्रू बेंचमार्क एस्टिमेट्स, देन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो दैट इज स्टैटिस्टिकल मेथड, ओके। बट स्टैटिस्टिकल मेथड से हमारी जो ग्रोथ आ रही है, डज द डिपार्टमेंट आल्सो फील दैट इट इज द राइट वे? Yeah. We have many nursing homes, unopened nursing homes are there. So every at the end of March, we do the our doctors go to the screen and we do the this review of the license part. In that we do the renewal of the license according to the benchmarks which are set for the health indicators. So we do monitoring of the many of the data are there. So madam, my concern is that since your department is also going, so can we have a coordination between your department and yeah, very much we can have a very good study of the correlation between these, कि आपके हॉस्पिटल की ग्रोथ कैसी है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की ग्रोथ कैसी है, नर्सिंग होम्स की कैसी है, उसमें एक्सपेंडिचर देख लीजिए, क्या वो हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड से सिंक में है कि नहीं है, मतलब these are all correlations. The problem is that most of the doctors in health sector, they don't know what this is being researched now. So if we get some guidance, this guidance is very beneficial for the growth of the health sector also. So we need this some special guidance, some guidance regularly and the coordination to the district level CMOs also, so that they can know, oh, this we have to monitor or this aspect also, and in this way we have to monitor. So it will be good for both of them. डिस्ट्रिक्ट लेवल से अभी मैंने आपको दिखाया था ना उस स्लाइड में, क्योंकि उसको और रिप्रेजेंटेटिव, ताकि वो डेटा आपका रिफ्लेक्ट हो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स में। इसलिए अभी तक हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स को ओनली वर्कफोर्स फ्रॉम इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से हम लोग इसको एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन नाउ टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, तो पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं वेजेस एंड सैलरीज है, तो जितने हेल्थ सेक्टर में आपकी वेजेस एंड सैलरीज ट्रेजरी से निकल रही हैं, वो अगर हमें मिलेगा तो हम उसको मॉनिटर करके उसके हिसाब से हम स्टैटिस्टिकली उसको एस्टिमेट कर पाएंगे। फिर दूसरा हम लोगों ने देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, फोर्थ देखिए येलो, नंबर ऑफ प्राइवेट एंड अदर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स, इससे भी हम इसको एलोकेट करेंगे। अगर ये फिगर आप हमें दे देंगे, देख रहे हैं ना ये, तो इफ वी गेट दिस फिगर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाँ, मतलब दिस इज व्हाट वी फाइंड दैट दिस कैन बी यूज्ड। देयर कैन बी मेनी इंडिकेटर्स एट द डिपार्टमेंट लेवल, तो डिपार्टमेंट हमको बताए नहीं कौन सा डेटा अवेलेबल है, तो उसको जैसे आपके अगर डिस्ट्रिक्ट पे डॉक्टर्स बढ़ेंगे तो नेचुरली हेल्थ सेक्टर हमारा ग्रो करेगा ना, तो वो रिफ्लेक्शन हमारे एस्टिमेशन में आ रहा है कि नहीं, तो हम उस इन एस्टिमेट्स की ग्रोथ और आपके उस नंबर ऑफ डॉक्टर्स की ग्रोथ, मतलब देयर आर मेनी पैरामीटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उससे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली तो हम ले नहीं रहे हैं इसे, पब्लिक सेक्टर ले रहे हैं। आपका एक कंसर्न हो सकता है कि हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि हमारा क्या एस्टिमेट्स है, what are the numbers of their sector, that's a hidden, क्योंकि उतना अदर सर्विसेज के अंदर क्या बाइफर्केशन है वो नहीं है, वो
अभी तो नहीं शेयर्ड है, वो आपको नहीं मालूम, हम आपसे डेटा मांग रहे हैं, हमें मालूम है कि कहाँ कितना है, मतलब अदर सर्विसेज के कंपोनेंट्स वाइज पब्लिक डोमेन में नहीं है. That I can understand. That's your question. एजुकेशन का भी ऐसे ही पब्लिक सेक्टर का सेंट्रल स्टेट का बाइफरकेशन है, ऑलमोस्ट 50-50 लग रहा है कि सेंट्रल और स्टेट का है. देन ग्रोथ कैसी रही है हमारी पब्लिक सेक्टर में, फिर अदर सर्विसेज में तीनों अनइनकॉर्पोरेटेड का. So this was all I wanted to tell through the slides, and if anything क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं. और सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें. थैंक यू. Now a lot of data has become available from these two sectors, and they are granular in the sense that they are available at the district level. Under the education, there is a program where every institution is supposed to register. Similarly, under health, also you have a complete registration, and this complete list is available for all the districts. Now I think when you go to next base revision, at the moment nothing can be done in the national commission, but when you go to information, they are very broad. They collect all kinds of information, a trading establishment, a manufacturing establishment, and all that. But here when you have the lists available, one can draw a better sample and can get a better estimate. Unfortunately, you people, though supposing you are talking of health, in health, you are not collecting financial information as far as I know. You are not collecting any financial information. But for the national accounts, what is needed is a financial information in terms of how much has been the revenue of that particular institution and how much has been the expenditure of that institution, and then how much has been the final payment towards the wages and also the profit. Sir, we do collect the financial status of any public sector, but we don't collect of private sector. Exactly, that's what I mean. So that is, see, so far as the public sector or the government is concerned, that is already taken care of, you must have seen. The problem is only, and the private corporate also is taken care of, because they are supposed to file a return to the Ministry of Corporate Affairs. And that applies to all the sectors, health, education, everything. The only challenging part is that those which are neither the government, nor the public sector, nor a corporate sector, these institutions, information is not available. And they have, the only way to approach to these institutions is use the list which you people have now. Because it has become compulsory to register with the Chief Medical Officer for any practicing doctor or nursing home running. So you have a complete list. Using that list, if we can draw a sample and carry out survey, and then we will be able to get an idea of how much value addition is taking place in the medical sector or health sector in a particular district or a state, which will be more reliable than area-wise surveys which we carry out where various activities are involved. So this kind of focus survey can be taken up both in the health sector and the education sector. And then you will be able to get a real contribution of these two sectors in the economy. So I think health ministry should also, health departments also should be interested in it, because you know the health people are supposed to make health accounts. And the health accounts that is the idea. The concept is how much contribution is the health sector is making to the system of national total GDP. So I think that's the way one has to go now, because this is a new thing which has become available. This compulsory registration. Earlier it was not compulsory and it was being done by the ICMR and all that. It has become more regularized and at the local level. The Chief Medical Officer has a complete list. These are the criteria. So that same thing is happening in the education sector. Those if you have anybody from the education, they have a complete database and that can be used for the survey itself. So quality can definitely.